तो होता क्या है, जब आप जुपिटर नोटबुक खोलते हो तो ये आपका होम खुल जाता है, ठीक है ना। तो अब होम में है क्या है, आपके पास जो पॉसिबिलिटीज है वो बस क्या है, आप डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है वो सारे आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डेस्कटॉप पे अगर माई कंप्यूटर नाम का एक आइकन है वो यहाँ नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो माई कंप्यूटर और नेटवर्किंग, नेटवर्क और रिसाइकिल पिन, कंट्रोल पैनल, इस तरह की कोई भी चीज़ आपकी नहीं आ रही होगी, समझ गए। तो सपोज करो अभी आप कहाँ हो, अभी तो आप डेस्कटॉप पर ही किसी फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे सपोज करो ई ड्राइव में अपने प्रोग्राम को सेव करना है, ठीक है ना, या अपने जुपिटर नोटबुक को ई ड्राइव में ओपन करना है, तो किस तरह से ओपन करना है, ठीक है ना, वो सीखते हैं आज अपन, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर, देखो ई ड्राइव में आप देख लो मेरे कुछ फोल्डर्स हैं, ताकि जब मैं वहाँ पर आपको शो करूँ तो आपको समझना है। वीडियो, मूवी, फोन बैकअप, पाइथन प्रोग्राम, इस तरह से मेरे 4-5 यहाँ पर फोल्डर्स हैं, ठीक है ना। तो किस कभी भी ड्राइव चेंज करनी हो तो देखो ये है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ठीक है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है वैसे वो आपको एनाकोंडा में ही मिल जाएगा। जब आप प्रोग्राम फाइल्स में देखोगे एनाकोंडा के अंदर, तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होगा। एक पावर सेल प्रॉम्प्ट है, एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है ना। जैसे इसको ओपन करोगे तो ये आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल जाएगा, लाइक सीएमडी। और ये अभी बाय डिफॉल्ट जो खुला है वो है बेस है सी यूजर नितिन के अंदर, ठीक है ना। जो भी आपका करंट यूजर होगा उसके अंदर ओपन करेगा। अब जहाँ भी आपको जाना है, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में ड्राइव चेंज करते हैं वैसे ही ड्राइव चेंज करेंगे। ड्राइव चेंज कैसे करते हैं, फोल्डर चेंज कैसे करते हैं, कंसोल का पूरा एक ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, जिसको देखना हो देख लीजिए, ठीक है। अब ये ई ड्राइव में आ गया। ई ड्राइव में जिस भी फोल्डर के अंदर आपको ओपन करना है, नहीं जी मुझे तो क्या करना है, मुझे तो ई ड्राइव में ही अपने उसको क्या नाम है, जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है। तो ई ड्राइव में पहुंचोगे और यहाँ पर लिखोगे जुपिटर नोटबुक, ठीक है। एंड तो बस यहाँ से आपको कंसोल की तरह उस लोकेशन तक जाना है जहाँ भी आप जुपिटर नोटबुक को ओपन करना चाहते हो। और जैसे ही आप उस ड्राइव में जाओगे तो यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है जुपिटर नोटबुक। तो ये ई ड्राइव में जाएगा, सर्वर को स्टार्ट करेगा और ये जुपिटर नोटबुक खोल देगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आ गए वीडियो, मूवी, फोन बैकअप, पाइथन प्रोग्राम और ना डॉट डॉक, इस तरह से ये सारे फोल्डर जो ई ड्राइव में थे मेरे वो सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। अगर मैं वैसे कंपेयर करके दिखाऊं तो ये देखो इधर जो फोल्डर्स हैं वो सारे यही फोल्डर आ रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन और रिसाइकिल पिन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये दोनों हिडन फोल्डर है, आपको दिख भी रहे होंगे, थोड़े वैसे हो रहे हैं धुंधले, तो हिडन फोल्डर जो होते हैं वो शो यहाँ नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्या नाम है ड्राइव को चेंज कर सकते हो। क्लियर है। क्योंकि अक्सर बहुत टाइम ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये तो बाय डिफॉल्ट जो है मेरे सारे प्रोग्राम डेस्कटॉप पर ही सेव हो रहे हैं, तो मैं अपने प्रोग्राम ई ड्राइव में एक फोल्डर के अंदर सेव करना चाहता हूँ। तो आपको सिंपली कैसे स्टार्ट करना है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाके बस सिंपली उस लोकेशन तक पहुंचना है। लोकेशन तक कैसे पहुंचेंगे, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में पहुंचते हैं और जस्ट लिखना है, टाइप करना है जुपिटर नोटबुक। क्लियर है, कर लोगे। नहीं, ठीक है, कोई जवाब नहीं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कल हमने जो पढ़ा था, कल हम परसों परसों हमने जो देखा था वो एक सेल्स वाली एक एक्सेल फाइल थी, और उसके अंदर की सारी चीजें मैंने क्या करी थी यहाँ पर, इसमें कुछ प्रोग्राम्स मैंने करे थे, ठीक है ना। आज अपन देखते हैं पाइवटिंग टेबल, ठीक है। पाइवट टेबल क्या होती है, यू मे वांट टू यूज पांडा पाइवट टेबल एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, तो मतलब उससे सारे काम नहीं हो सकते, ठीक है ना। या उसका ऑल्टरनेट अगर मैं कहूँ तो उसके लिए होती है पाइवट टेबल, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा बहुत एक्सेल सीखा हो तो दे प्रोवाइड एक्सेल लाइक फंक्शनलिटी टू क्रिएट एग्रीगेट टेबल। जैसे एक्सेल्स के अंदर होता है ऐसे ही इसके अंदर होता है, ठीक है ना। कैसे होती हैं चीजें, कहाँ कहाँ हमें जरूरत पड़ती है, क्या फंक्शनलिटी इसके साथ है, वो देखते हैं अभी, ठीक है ना। अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल पढ़नी हो तो pt डॉट डेटा फ्रॉम डॉट पाइवट अंडरस्कोर टेबल से आप पढ़ सकते हैं। ये उसका डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है सारा, किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स भी दिए हैं उसने, डेटा फ्रेम को कैसे कैसे यहाँ पर शो कर रहा है, फिर उसको एग्जाम्पल आके सॉल्व भी किया उसने, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर चुका हूँ पहले ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना मुझे एक डेटा फ्रेम मैंने डिजाइन किया है यूजर। तो ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है बेटा, बाकी सब क्या बोलूँ।
तो देखो ना ऑडियो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। हम्म, ठीक है। तो इसके अंदर जो डेटा फ्रेम के अंदर डिक्शनरी दी गई है, तो की हो गई मेरी वीकेंड और वैल्यू हो गई संडे संडे मंडे मंडे। ऐसी सिटी हो गया एक कॉलम और अंदर ऑस्टन डलास, ठीक है। विजिटर्स है, विजिटर्स दे रखे हैं 139 237 326 456। तो बेसिकली देखो ऑस्टन में संडे के अंदर 139 जो है विजिटर्स आए और 7 ने साइन अप किया, इस तरह से टेबल्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अगर इसको पहले रन करा देता हूँ, तो ये मेरा डेटा फ्रेम बन के तैयार हो गया। अब मैं इस डेटा फ्रेम को देखूँ तो यूजर्स, तो ये मेरा डेटा फ्रेम बन के तैयार हो गया। वीकेंड, सिटी, विजिटर, साइन अप। तो संडे के अंदर ऑस्टन सिटी के अंदर संडे ऑस्टन सिटी के अंदर 139 विजिटर्स आए और 7 ने साइन अप किया है, ठीक है। संडे के अंदर ही डलास में 237 विजिटर्स आए और वह 12 ने साइन अप किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सेट द इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम एज वीकेंड। तो इंडेक्स सेट करने के लिए क्या होता है, डॉट सेट इंडेक्स, इसको करना है वीक पे, ठीक है। और यहाँ पर एक पैरामीटर और पास करना पड़ेगा, इनप्लेस इज इक्वल टू ट्रू। और अब अगर मैं यूजर्स को चेक करूंगा, तो देखो ये मेरा क्या हो गया, ये जो वीकेंड था वो मेरी इंडेक्सिंग बन गई और ये मेरे सिटीज और ये आ गए, ठीक है ना। तो अब देखो मैं इसका ना एक बार ग्राफ जनरेट करता हूँ। तो देखो क्या होगा, बार ग्राफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डॉट लेट डॉट बाय प्लॉट एस, और डेटा फ्रेम है मेरा यूजर डॉट प्लॉट टाइम इज इक्वल टू बार, ठीक है। और plt डॉट शो, ठीक है। ये मैंने एक बार ग्राफ जनरेट कर दिया इसका, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरा बार ग्राफ जनरेट होकर आ गया। बट यहाँ पर देखो एक ना इसके अंदर प्रॉब्लम है, जिसके लिए मुझे पाइवट टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है क्या, वीकेंड में संडे के अंदर ही दिखा रखे हैं विजिटर्स और साइन अप, संडे के अंदर ही दिखा रखे हैं विजिटर और साइन अप, मंडे के अंदर दिखा रखे हैं विजिटर्स एंड साइन अप, मंडे के अंदर दिखा रखे हैं विजिटर एंड साइन अप। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं इस तरह से नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये जो संडे संडे आ रहे हैं ये संडे संडे ना आए, ये आए एक तरह से जो मेरी वो है, क्या नाम है, सिटी है, सिटी के हिसाब से आएंगे, ठीक है ना। सिटी क्या हो जाए कि सिटी ऊपर एक इस तरह से आ जाए कि सिटी ऑस्टन, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल लूँ तो हाँ, तो मैं चाहता हूँ ये आए ऑस्टन, जो टेबल बन जाए ऑस्टन और डलास, यहाँ पर आए विजिटर्स, यहाँ पर आए साइन अप, ठीक है। यहाँ आए विजिटर्स और यहाँ आए साइन अप्स, ठीक है। और इधर आ जाए संडे और इधर आ जाए मंडे, समझ गए। तो संडे के अंदर ऑस्टिन के अंदर आए 139 विजिटर, 7 ने साइन अप करा, डलास में आए 236 विजिटर्स, 8 ने ये करा। और मंडे के अंदर यहाँ आए 246, यहाँ आया 12, यहाँ आए 319, ये आया 16। उससे मिलता जुलता डेटा नहीं, पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर इस तरह का टेबल मेरे पास आ जाए तो ये क्या है, इट इज मोर इन्फॉर्मेटिव, ये क्या है, मोर क्लियर है एज कंपेयर टू उस टेबल से, ठीक है ना। वो टेबल से भी, और अगर मैं देखूं तो ये पूरी एक टेबल के अंदर अगर मैं इसका ग्राफ जनरेट करूंगा तो ये मुझे समझना आसान है एज कंपेयर टू जो टेबल मुझे दी गई है, ठीक है ना। भाई यहाँ पर क्या है, भाई संडे के अंदर ऑस्टन के अंदर इतने आए, मंडे के अंदर इतने आए, तो मुझे एक रो अगर मैं 7 का डेटा लूँ तो पहले 7 संडे आएंगे फिर 7 मंडे आएंगे। तो इससे बढ़िया मेरा एक ही उसमें आ जाए, अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो भाई संडे के अंदर ऑस्टन के अंदर इतने विजिटर्स आए, इतने आए, डलास के अंदर इतना इतना है, तो एक ही रो से मुझे संडे का सारे सिटीज का डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर आपको कॉलम्स दिए गए हैं उनको आप कैसे ऊपर कॉलम्स में लाओगे, ये जो कॉलम की वैल्यूज हैं इनको एज ए कॉलम कैसे सेट करेंगे, वो पाइवट टेबल से करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे पाइवट टेबल, तो देखो क्रिएट ए पाइवट टेबल विद द कॉलम एज सिटी, जिस कॉलम पे आपको बनाना है, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ता है कि भाई जो पाइवट टेबल बनानी है किस पे, किस कॉलम के बेस पे बनानी है, तो जी मुझे सिटी के बेस पे बनानी है, ठीक है साहब, बन जाएगी। और वो कहेगा समराइज द वेरिएबल,
किस वेरिएबल के लिए बनानी है, तो अभी देखो मैं एक वेरिएबल के लिए लेता हूँ, जैसे विजिटर्स के लिए, फिर बनाऊंगा मैं साइन अप के लिए, ठीक है ना। तो पहले एक के लिए बनाते हैं। तो पाइवट टेबल कैसे बनेगी, मैं ले लेता हूँ विजिटर्स अंडरस्कोर पाइवट टेबल बना रहा हूँ मैं नई, ठीक है ना। डेटा फ्रेम उठा ली यूजर्स डॉट पाइवट। इसके अंदर सबसे पहले कॉलम बताओ, कॉलम इज इक्वल टू कौन सा लेना है, सिटी, ठीक है। वैल्यूज बताओ कहाँ से लूँ, वैल्यूज इज इक्वल टू लेनी है, नहीं हो रही तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, टेबल्स रन। ओ ओ सॉरी, वैल्यू की स्पेलिंग है वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये आ गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, किस बेस पे पाइवट टेबल बनानी, तो उसने यहाँ पर ये सिटी ले ली, संडे मंडे, और वीकेंड ले लिया मंडे। तो अब यहीं से मंडे से पता लग रहा है कि ऑस्टन में कितने विजिटर्स, क्योंकि विजिटर्स के लिए बनाई है, ठीक है ना। और डलास में कितने हैं उसके लिए आ गया। अब यहीं पर आपको बात करता हूँ मैं, या पहले एक वेरिएबल के लिए बता देता हूँ कि ये मेरे विजिटर्स के लिए बन गई है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द क्रिएटेड पाइवट, तो बार ग्राफ बना लेते हैं। तो क्या करूंगा, डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार पीएलटी डॉट शो, ठीक है। हाँ, हाँ, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। और इसने मुझे बता दिया कि विजिटर्स के लिए बताया अभी कि भाई जो ऑस्टन के अंदर है, ये बताया ऑस्टन सिटी के लिए, मंडे में बताया ब्लू के लिए। तो यहाँ पर लेजेंड्स तो दे रखे हैं, ब्लू है ऑस्टन के लिए और ऑरेंज हो गया डलास के लिए। तो ये दोनों के विजिटर्स के अंदर आ गए। तो यहाँ से मुझे साफ पता लग रहा है कि जो विजिटर्स हैं वो मंडे में हो या चाहे संडे हो, दोनों में जो विजिटर्स हैं वो लेस देन है एज कम्पेयर टू डलास से, ऑस्टन के अंदर, ठीक है ना। अब बात आती है तो विजिटर्स के हो गए, अब मुझे साइन अप का और देखना है, तो दोनों के लिए देखना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। तो दोनों के लिए करने के दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूँ मैं आपको एक करके। एक थोड़ा सा गड़बड़ पड़ता है अगर आप ग्राफ वगैरह प्लॉट करना चाहते हैं, नहीं तो एक सही पड़ता है, ठीक है। तो मैं दोबारा से बनाता हूँ, विजिटर पाइवट, ठीक है, इज इक्वल टू यूजर्स डॉट पाइवट सी ओ एल ई एन एस कॉलम इज इक्वल टू, भाई कॉलम तो लेना है सिटी, और जो वैल्यूज हैं वैल्यूज लेनी है, आपको यहाँ पर लिस्ट पास कर दोगे, विजिटर्स, विजिटर्स हैं और साइन विजिटर्स कॉमा, साइन, ठीक है। तो ये हो गया। और अब मैं अगर विजिटर पाइवट को प्रिंट कराता हूँ टेबल को, तो ये मेरा रन हो गया। अब देखो टेबल बनकर आ गई। अपर इसने दे दिए विजिटर्स एंड साइनअप्स, वैल्यूज के हिसाब से सिटी ले ली ऑस्टिन डलास। तो विजिटर्स ऑस्टिन में कितने हैं, डलास में कितने हैं, साइनअप ऑस्टिन में कितने हैं, डलास में कितने हैं, मंडे का पूरा एक साथ रिकॉर्ड आ गया। तो जो आपका डेटा था वो क्या था यहाँ पर, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में था एक तरीके से, कि आपको मतलब अंडरस्टैंड करना और इसको मैनिपुलेशन करना थोड़ा टफ पड़ता, ठीक है ना। तो उसको मैंने पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट माय डेटा इज गिवन, ठीक है ना। मेरे डेटा जो है उसने क्या मुझे दिया है, ये पाइवट टेबल से इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैंने चेक था पाइवट टेबल, तो मैंने कर लिया पाइवट टेबल चेक कर ली। अब देखो यहाँ पर जब इसका ग्राफ जनरेट करते हो ना, तो देखो प्रॉब्लम क्या आएगी। तो डॉट प्लॉट
काइंड इज इक्वल टू बार ईएलटी डॉट शो। ठीक है, देखो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने दिखा दिए विजिटर्स ऑस्टन, विजिटर डलास, इस तरह से ये टेबल जो ग्राफ बनकर आया है ये मतलब इस फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, तो इसको भी फिर वही बात, पाइवट टेबल हम किस लिए बना रहे हैं, पाइवट टेबल हम इसलिए बना रहे हैं कि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए मेरे डेटा। समझ गए? अब यहाँ तो मुझे टेबल से तो डेटा समझ में आ रहा है कि अच्छा विजिटर से ये भी साइन अप, पर टेबल से भी एडवांस चीज क्या होती है जो मैंने आपको बताई कि ग्राफिकल इंटरफेस, अगर डेटा को विजुअलाइज फॉर्म में शो करा सको तो वो इजीली अंडरस्टैंड होता है एज कम्पेयर टू टेबल से। ठीक है, यहाँ तो टेबल देख के और कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा ये मंडे को ब्लू वाला जो है विजिटन विजिटर ऑस्टन है, तो यहाँ अगर कोई डिसीजन मेकिंग आपको करनी हो तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कि ऑस्टन के अंदर कितने विजिटर हैं और कितने साइन अप हो रहे हैं, ये कंपेयर करना, तो पहले इसको देखूंगा ब्लू कलर को, फिर ग्रीन कलर को देखूंगा। ठीक है ना, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो ये पता लगाना कि किसके कंपैरिजन में कौन सा कैसे हो रहा है वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए देखो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप बनाओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ने क्या करा है, यहाँ पर आपने विजिटर्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज पास कर दी, आप ये वैल्यूज पास मत करो। ठीक है, तो देखो क्या होगा, विजिटर पाइवॉट इज इक्वल टू, पहले लेता हूँ यूजर्स डॉट पाइवॉट और कॉलम्स इज इक्वल टू सिट। ठीक है, तो जैसे ही इसको रन करूंगा ये मेरी टेबल देखो ऑलमोस्ट वैसी बन के आई है जैसे पहले बन के आई है। ठीक है ना, भाई वहां मैंने दो कॉलम दिए थे क्योंकि उसके अंदर दो ही कॉलम थे तो वो दो कॉलम आ गए। अब पहले अगर टेबल देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ यही चीज बचती है विजिटर और साइन अप, तो इसने बाय डिफॉल्ट जितने भी बचे हुए कॉलम थे सबको मिला के एक टेबल तैयार कर दी। तो अगर इस टेबल को देखोगे और इस टेबल को देखोगे तो इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, दोनों सेम है, मंडे संडे सेम डेटा, विजिटर साइन अप सब सेम आता है। लेकिन यहाँ पर एक फायदा होता है, जब आप नहीं देते हो तो जो पाइवट टेबल के अंदर आता है इसके अंदर दोनों का रेफरेंस आ जाता है, दोनों के लिए आप डिफरेंट प्लॉट डिजाइन कर दो। कैसे करोगे? देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बना लो विजिटर्स अंडरस्कोर साइनअप्स, ऐसा है साइनअप्स। ठीक है, तो साइनअप में पाइवट टेबल में एक तो रेफरेंस हो गया विजिटर्स का। ठीक है ना, तो विजिटर्स का हो गया डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार। ठीक है, और देखो इस मैं बता रहा हूँ ना विजिटर प्लॉट के अंदर दोनों कॉलम्स आ गए, तो पहले कॉलम का नाम दे दिया विजिटर्स और दूसरे कॉलम का नाम मैंने दे दिया, दूसरे कॉलम का नाम है साइन अप्स। ठीक है, साइन अप से साइन अप, ठीक है, डॉट प्लॉट, यहाँ पर देखो काइंड इज इक्वल टू बार, दोनों के अपने अपने ग्राफ बन जाएंगे, क्लियर की डॉट शो करूंगा। अब अगर मैं रन कराता हूँ तो देखो दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बन गया। ठीक है ना, ये बन गया मंडे संडे के लिए साइन विजिटर्स का ग्राफ। देखो नाम यहाँ पर आप यही देना, प्लॉट के अंदर वो जो नाम वगैरह देते हो टाइटल वगैरह सेट करते हो। ठीक है ना, और ये बन गया साइन अप वाला ग्राफ। ठीक है ना, तो अगर मुझे विजिटर्स और साइन अप के अलग अलग ग्राफ बनाने तो इस तरीके से मैं अलग अलग ग्राफ यहाँ पर शो कर दूंगा। ठीक है ना, अगर एक साथ ही शो कराना है एक के अंदर तो ऐसे बता दिया, और अलग अलग बनाना है तो मैंने क्या कहा बताया आपको, सिर्फ आप कॉलम के नाम मत दो, वो सारी टेबल उठाकर यहाँ दे देगा, एक एक कॉलम के लिए आप अलग अलग ग्राफ जनरेट कर सकते हो इस तरीके। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, अब बात यहाँ पर एक और आती है दिमाग में कि सर ये जो ग्राफ अलग अलग बनाया है, एक चीज आपने और सिखाई है सब प्लॉट। अगर सब प्लॉट बना दें तो क्या रहेगा? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसी वाली टेबल में ले लेते हैं। ठीक है ना, यहीं पर मैं क्या करूँ, जब कॉलम इज इक्वल टू सिटी और वैल्यू ये ले लेगा तो मैं इसके लिए प्लॉट करता हूँ। ठीक है, प्लॉट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू बार। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये जो टेबल आ रही है ये हर कॉलम को ले लेगा, विजिटर में ऑस्टन के लिए, विजिटर में डलास के लिए, साइन अप में ऑस्टन के लिए, साइन अप में डलास के लिए। तो इनका कोई मतलब नहीं, चारों के अलग अलग ग्राफ बनाएगा। अगर मैं करता हूँ सब प्लॉट इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, नहीं सब प्लॉट बनाने हैं सब प्लॉट।
ठीक है, सब प्लॉट्स इज इक्वल टू ट्रू। अब ये सब प्लॉट बना देगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको शो करूंगा तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि ये हर कॉलम के लिए, तो विजिटर्स ऑस्टन के लिए एक ग्राफ बनाएगा, विजिटर डलास के लिए एक बनाएगा, साइन अप ऑस्टन के लिए बनाएगा, साइन अप डलास के लिए बनाएगा। और वो इतने हौच पौच होंगे कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये साइन अप डलास के लिए ये वाला है, साइन अप ऑस्टन के लिए ये वाला है, विजिटर डलास के लिए ये वाला है, विजिटर ऑस्टन के लिए ये वाला है। तो यहाँ पर कुछ भी कोई भी ग्राफ इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात, ये ठीक है ना। तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स बताई कि पाइवट टेबल के अंदर आप एक कॉलम के लिए ग्राफ कैसे बना सकते हो। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर बताया। हाँ, ये रहा, ये मेरा डेटा सेट था। डेटा सेट के अंदर इस वाले के लिए आपको ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाया, इस ग्राफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी वो बताई। ठीक है ना, पाइवट टेबल एक कॉलम के लिए बनाना है तो देखो पाइवट के अंदर दो होंगे, किस कॉलम के बेस पे आपको पाइवट टेबल बनानी है, और उसमें वैल्यूज जो है कौन सी लेनी है। मल्टीपल वैल्यूज लेनी है तो कॉलम यहाँ पर पास कर दो, सारी लेनी है तो ये भी पास मत करो, वो ऑटोमेटिकली उठा के रेफरेंस उसके अंदर पास कर देगा। ठीक है ना, फिर जिसको भी चाहिए वो आप एज ए कॉलम का नाम पास करके टेबल को प्लॉट कर सकते। समझ गए। तो यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ, कॉपी, जैसे इसको रन कराऊंगा तो इसमें विजिटर वाला जो है वो सिटी के साथ प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, और अगर साइन अप करोगे तो साइन अप का डेटा प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेबल पाइवट टेबल के थ्रू आप प्रिंट करा सकते हो। क्लियर है। हाँ ठीक है, तो ये थी पाइवट टेबल। आगे पढ़ते हैं अपन मर्ज एंड अपेंड। ठीक है ना, आपको रिकॉर्ड दिए गए हैं कुछ, तो रिकॉर्ड एक मैं कहता हूँ कि सपोज करो एक टेबल है। ठीक है, ये है रोल नंबर और ये है नेम। ठीक है, 1 2 3 4 एक्स वाई जेड बी। ठीक है, एक दूसरी टेबल आ गई, सेम उसके अंदर रोल नंबर है और नेम है। इसके अंदर हो गया 7 8 9 ए बी सी। तो इन दोनों टेबलों को मर्ज करना है। ठीक है ना, मर्ज करना है तो क्या करना चाहूंगा, बेसिकली ये अपेंड करना चाहूंगा आगे, इसी में ये टेबल ऐड हो जाए। एक तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कि मेरे पास दो टेबल है, यानी दो डेटा फ्रेम है, उनको मुझे आपस में अपेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये इसके नीचे जस्ट क्या कर दूंगा, अपेंड कर दूंगा। दूसरा क्या है, मेरे पास एक टेबल है रोल नंबर नेम 1 2 3 4, और दूसरा हो गया मेरा यहाँ पर नेम हो गया ABCD। एक दूसरी टेबल है नेम और सिटी। नेम हो गए ABCD, सिटी हो गए XYZ, एक्स वाई। ठीक है, तो वो अब ये क्या है, ये मुझे बता रहा है ये रोल नंबर जो है किसका है, ये रोल नंबर किसका, और इस बंदे की सिटी कौन सी लगी है। तो ये मुझे नीचे ऐड नहीं करने के बजाय मुझे यहीं पर एक कॉलम और ऐड करना है, दैट इज सिटी। तो यहीं पर ऐड हो जाए XYZ XY। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर करना है तो ये होगा मेरा कॉन्कैटिनेशन बेसिकली, और अगर इस तरह से करना है तो ये क्या कहलाएगा, मेरा अपेंड। ठीक है ना, तो मर्जिंग और अपेंड ये देख सीखते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, मल्टीपल शीट्स, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। इंपोर्ट का लाइब्रेरी, तो कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करेंगे, कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी भाई। हाँ, PNDS pandas dd IMPO num by s। ठीक है, तो ये मैंने, तो चलो यहाँ पर एक चीज और करते हैं, एक चीज और सीखते हैं हम, कि मैं खोलता हूँ।
अभी तक जितनी भी हमने एक्सेल फाइल पढ़ी है उनके अंदर क्या होता था, उनके अंदर एक ही शीट होती थी। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल को रीड करना है, और इस एक्सेल फाइल के अंदर मेरे पास दो शीट्स है। ठीक है ना। तो पहली शीट है जिसके अंदर मेरे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के अंदर हो गया ऑर्डर आईडी, हो गई किस मार्केट में बिका है, प्रॉफिट क्या है, सेल्स क्या हुई है। अगला है रिटर्न वाली के, रिटर्न दे दिया यस, ऑर्डर आईडी जो है वो यहाँ पर है। तो ये जो मेरी ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आईडी है, कुछ ऑर्डर आईडी ऐसी हैं जो रिटर्न हुई है। ठीक है ना। तो कुछ ऑर्डर आईडी जो रिटर्न हुई है वो यहाँ पर ऑर्डर आईडी है रिटर्न, और आगे आगे यस। ठीक है। तो ये सारे मेरे ऑर्डर आईडी वो हैं जो मेरी रिटर्न हुई है। ठीक है ना। तो देखो अभी तक जितनी भी एक्सेल फाइल पढ़ी है उसमें सिर्फ एक ही शीट होती थी, ये जो नीचे होती है ये कहलाती हैं शीट्स, वन टू, और आगे भी आगे आप और क्रिएट कर सकते हो। तो एक ही एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, तो मल्टीपल शीट्स अगर रीड करनी है तो कैसे करोगे आप। ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो बनाई मैंने, और सेल्स रिटर्न जो मेरी एक्सेल फाइल है, जो कि ये वाली एक्सेल फाइल है, इसको मैं रीड करूंगा। जो ऑर्डर वाली शीट्स है मेरी, ठीक है, जो ऑर्डर्स वाली शीट है वो ऑर्डर के अंदर, और जो रिटर्न वाली शीट है वो रिटर्न वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा। तो कैसे कराएंगे, सिंपल, डी डॉट रीड अंडरस्कोर, ये आपकी क्या होती है, एक्सेल। एक्सेल, इसके अंदर मैं पास करूंगा सेल्स डॉट एक्सेल, कॉमा, यहाँ पर आपको शीट का नाम देना होगा। ठीक है ना। शीट नेम, भाई शीट नेम कौन सी है, तो पहले मैं कहूंगा ऑर्डर, ऑर्डर्स। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑर्डर्स जो है वो कैपिटल है, अक्सर गलती क्या होती है नाम में, तो पहली शीट का नाम है ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स जो है वो आगे ऑर्डर के अंदर। अब सेम मैं दूसरी करूंगा, पी डी डॉट रीड एक्सेल, कॉमा, रिटर्न से रिटर्न, रिटर्न से। ठीक है। तो ये दोनों मेरे इसके अंदर रीड होकर आ गए। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको रन कराऊंगा, सबसे पहले फिर इसको रन कराऊंगा, तो ये रीड होकर आ जाएंगी ऑर्डर और रिटर्न के अंदर। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो, ओ आर डी आर एस ऑर्डर्स। तो इसने कहा है चेक द शेप ऑफ डेटा फ्रेम ऑर्डर्स। तो शेप कैसे चेक करते हैं, शेप, अभी देखो यहाँ स्टार लगा रहा है क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो एक्सेल के अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, रीड कर लिया। तो अगर शेप देखूंगा ऑर्डर की, तो इसकी शेप आ रही है, मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं, 25,728 रिकॉर्ड हैं जिनके 4 कॉलम है। ठीक है ना। तो ये भी मैं यही कहूंगा कि स्मॉल डेटा सेट है, डेटा सेट आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, उन्हीं के ऊपर आप डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हो। ठीक है। रिटर्न का देखता हूँ तो रिटर्न डॉट शेप। ठीक है। तो ये हैं 1079 और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये आपके 4 कॉलम है, 1 2 3 4, और रिटर्न के अंदर आपके 2 ही कॉलम है, 1 2। ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है वो है 25728, और जो शेप है वो है 1079। ठीक है ना। ये याद रखना, अभी मैं बताई मतलब दिखाता भी रहूंगा। चेक द डेटा फ्रेम ऑर्डर एंड रिटर्न, चेक करना है तो कैसे करोगे, ऑब्वियसली वो ऑर्डर्स, तो रन करा देना, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है। और डॉट हेड से भी कर सकते हो, डॉट हेड से आप क्या करोगे, टॉप 5 आ जाएंगे। तो ये ऑर्डर हो गया मेरा चेक, और ऐसे ही रिटर्न डॉट हेड, ये रिटर्न, ये रिटर्न। ठीक है, चेक कर लीजिए। अब ये है क्रिएट ए डेटा फ्रेम रिटर्न ऑर्डर बाय मर्जिंग टू डेटा फ्रेम ऑन। देखो अब इन दोनों को ना मर्ज करना है। ठीक है। और मर्ज करके मुझे क्या करना है, देखो मर्ज करके क्या करूंगा, मेरे चारों कॉलम तो ये आ जाएं, और लास्ट में यहाँ पर रिटर्न लिखा आ जाए, रिटर्न ऑर्डर। ठीक है, मर्ज करने के बाद, और यहाँ पर अगर ये ऑर्डर रिटर्न हुआ है तो आ जाए यस, और अगर ये ऑर्डर ऑर्डर रिटर्न नहीं हुआ है तो आ जाए नो। समझ गए किस तरह से मर्ज करना है। मर्ज का कॉन्सेप्ट क्या होगा, भाई दोनों डेटा फ्रेम को मैं मर्ज करूंगा, तो जहां जहां वो ऑर्डर आईडी मैच हो जाएगी वहां तो मैं कर दूंगा यस, अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा, नो। ठीक है ना।
तो ये काम पहले नो बाद में करूंगा, सबसे पहले इन दोनों को मर्ज करता हूँ। तो डेटा फ्रेम रिटर्न ऑर्डर्स करते हैं, तो आर ई रिटर्न ऑर्डर्स इज इक्वल टू, मर्ज कैसे करते हो, तो मर्ज होगा देखो, मर्ज करने के लिए होगा सबसे पहले डेटा फ्रेम वन, पहला डेटा फ्रेम डॉट मर्ज अंदर डेटा फ्रेम टू, तो डेटा फ्रेम वन जो भी है उसके साथ दूसरे डेटा फ्रेम मर्ज फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर पास करना पड़ेगा किस डेटा फ्रेम के साथ आप मर्ज करना चाहते हो और किस बेस पे ऑन। तो ऑब्वियसली कौन सी है, ऑर्डर आईडी जो कॉमन इनके अंदर कॉलम होता है उसके के भाई ऑर्डर आईडी के बेस पर मर्ज कर, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, रिटर्न ऑर्डर इज इक्वल टू, तो एक डेटा फ्रेम है मेरे पास ऑर्डर्स डॉट मर्ज, ठीक है, रिटर्न्स दूसरा डेटा फ्रेम ऑन इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो ये मुझे दोनों को मर्ज करके दे देगा, मैं चेक द डेटा फ्रेम करूंगा रिटर्न ऑर्डर, तो जैसे ही इसको रन कराऊंगा तो ये मर्ज होकर आ गया, और कॉलम देखो यहाँ पर एक आ गया है रिटर्न, ठीक है ना, ऑर्डर आईडी मार्केट प्रॉफिट सेल्स और इधर आ गया रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज और बत दिखाता हूँ मैं आपको, जो आपने यहाँ पर करा है इसकी शेप देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो शेप वैसे तो यही दिखा रहा है 1079 into 5, समझ गए। तो है क्या, अ, अगर आपने एसक्यूएल, आप लोग सब डीबीएमएस पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो एसक्यूएल में क्या होता है जब आप मर्ज करते हो, तो जिस बेस पे आप मर्ज कर रहे हो, ठीक है ना, तो जहां जहां ये कॉलम मैच हो जाएगा वो ये मर्ज करके बता देगा, ठीक है ना। अगर आपने मर्जिंग पढ़ी हो तो देखो तीन चार प्रकार के होते हैं मर्ज, मर्ज और मैं कह सकता हूँ ज्वाइंस, ज्वाइंस पढ़े होंगे एसक्यूएल के अंदर, ठीक है ना। एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, एक होता है राइट ज्वाइन, एक होता है आपका इनर ज्वाइन, और एक होता है आउटर ज्वाइन, ठीक है ना। ये सारे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि एक्सप्लेन आप पढ़ चुके हो, बस इतना बता देता हूँ, लेफ्ट और राइट में ये होता है आपका लेफ्ट, सॉरी, हाँ ये होगा लेफ्ट, ठीक है, और ये होगा आपका, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया है, हमने कौन सा ज्वाइन किया है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो होगा, अभी यहाँ पर हमने कोई भी ज्वाइन नहीं बताया है, तो इसने क्या करा, जब आपका होता है लेफ्ट ज्वाइन, जब आपका लेफ्ट ज्वाइन होता है, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा सा, तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट के सारी रोज लेगा, कितनी होगी 1 से लेकर 25,000 तक जितनी भी रोज है सारी लेगा, और राइट की जो रोज आएंगी उनकी तो वो वैल्यूज दे देगा, जहां नहीं होगा वहां क्या दे देगा, नैन दे देगा, ठीक है ना, बेसिकली नल दे देगा, ठीक है ना। जब हम करेंगे राइट ज्वाइन, तो राइट वाले के सारे कॉलम्स लेगा, लेफ्ट में क्या कर देगा, नन कर देगा, समझ में आ गई बात। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन होता है बेसिकली इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो आउटर ज्वाइन होते हैं कॉमन्स, ये सारी चीजें हैं। तो अभी मैंने क्या करा है, अभी जो मैंने ज्वाइन करा है, अभी मैं अगर इसकी शेप देखता हूँ तो रिटर्न ऑर्डर डॉट शेप, तो इसकी शेप बिल्कुल वैसी सेम आएगी जो मेरी रिटर्न की थी, जो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लेफ्ट में लिखा है, ठीक है ना। अब बात आती है कि ट्राई टू यूज द लेफ्ट मेथड, ठीक है ना, लेफ्ट कैसे करेंगे, लेफ्ट राइट इनर जॉइन आउट जॉइन, अगर मुझे बताना हो कि भाई लेफ्ट ज्वाइन करो राइट ज्वाइन करो तो मैं किस तरह से करूंगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, रिटर्न ऑर्डर इज इक्वल टू ORDRS ऑर्डर डॉट MERG मर्ज रिटर्न्स कॉमा ऑन इक्वल टू ऑर्डर आईडी कॉमा हाउ, पैरामीटर होता है हाउ, किस बेस पे मर्ज करना है, क्योंकि साहब मुझे लेफ्ट करना है, ठीक है। तो रिटर्न ऑर्डर डॉट शेप, जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो लेफ्ट में क्या हुआ है, मैंने क्या कहा, राइट की सारी वैल्यूज आ गई, तो राइट की मैंने आपको बताया था 25,728 है,
और लेफ्ट की वैल्यूज आई सिर्फ वो, लेफ्ट के सिर्फ वो वैल्यूज आएंगी जो यस हैं, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं अभी यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं रन कराकर, तो देखो बहुत सारी जगह क्या आ रहा है, नैन आ गया। ठीक है ना, तो लेफ्ट में लेफ्ट वाले के सारे रिकॉर्ड आ गए, राइट वाले के रिकॉर्ड जो आने थे वो सारे आ गए 1079, प्लस जहां जो वैल्यू मैच नहीं हुई वहां आ गया नैन। ठीक है, जिसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। भाई इस ऑर्डर आईडी की वैल्यू मेरे उसके अंदर नहीं है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न ऑर्डर के अंदर। ठीक है ना, वो ये ऑर्डर रिटर्न नहीं हुआ है, तो उसके अंदर वो पैरामीटर ऑर्डर आईडी है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या गया, नन आ गया। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट। अब अगर मैं यहाँ राइट करूँ, राइट, तो राइट के सारे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो डॉट शेप अगर मैं करूंगा, तो जैसे मैं रन करूंगा, तो देखो ये राइट के सारे वो आ गए, और लेफ्ट के सिर्फ वही आएंगे जो वो मैच होंगे। समझ गए। अगर कोई ऑर्डर आईडी ऐसी होती है, अगर कोई ऑर्डर आईडी सपोज करो यहाँ पर ऐसी है जो ऑर्डर के अंदर नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। कोई ऑर्डर हुआ होगा तभी तो वो रिटर्न हुआ होगा। समझ गए। अगर मान लो कोई ऑर्डर ऐसा आ जाए जो रिटर्न हुआ है लेकिन ऑर्डर वो प्लेस ही नहीं हुआ है, तो ऑर्डर वाली वो क्या आ जाएगी, नन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी वैल्यूज यस 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 आएंगी, क्योंकि रिटर्न के अकॉर्डिंग सारे कॉलम मेरे रिटर्न के अकॉर्डिंग सारे कॉलम मेरे ऑर्डर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, तो देखो यहाँ पर जो मेरा पुराना आउटपुट आ रहा था यस 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 यस, वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, एक होता है इनर ज्वाइन, तो इनर के लिए होता है आई डबल एन ई आर, इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन सेम वैसे ही होगा, वही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, और आउटर के लिए होता है ओ यू टी ई आर, आउटर ज्वाइन। तो ये आ गया आउटर ज्वाइन, इसने लेफ्ट वाले की सारी रोज ले ली, फिर वही नन 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 नन। समझ में आ गई बात। तो चार तरह के ज्वाइंस होते हैं यहाँ पर, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। तो एसक्यूएल में जो ज्वाइंस होते थे वो सारे ज्वाइंस यहाँ पर भी हैं। पास कैसे करने, पास में सिर्फ एक और पैरामीटर पास करना, हाउ। तो हाउ में आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं राइट ज्वाइन कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट कर लेता हूँ मैं, लेफ्ट, ये मेरा ज्वाइन। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। हाँ ठीक है, चलो आगे चलो। चेक द ऑर्डर वेयर ऑर्डर वाज रिटर्न। ठीक है ना, मुझे चेक करने हैं कि जो मेरे रिटर्न ऑर्डर जो हुए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखता हूँ मैं, रिटर्न ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें मुझे देखना है कौन कौन से ऑर्डर रिटर्न हुए हैं। तो रिटर्न ऑर्डर में एक कॉलम है मेरा रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी मैंने जब लेफ्ट ज्वाइन किया है, देखो अब जो रिटर्न ऑर्डर्स है वो मेरा लेफ्ट ज्वाइन के अकॉर्डिंग ये आ गया है। तो इसमें लेफ्ट के मेरे सारे हैं, राइट में मेरे जो जो ऑर्डर रिटर्न हुए हैं वो देख लें। तो ऑब्वियसली जो ऑर्डर रिटर्न हुए होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, यस होगी। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, इस कॉलम का नाम लेके कि भाई रिटर्न ऑर्डर के अंदर जो रिटर्न की वैल्यू है इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, यस। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, तो ये बूलियन के अकॉर्डिंग देगा, ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग आंसर देगा। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो ये एज ए कंडीशनल कंडीशनल इंडेक्सिंग पास कर दोगे रिटर्न ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आप रिटर्न ऑर्डर के अंदर पास कर दोगे, तो ये आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड निकाल कर देगा जिनके ऑर्डर रिटर्न होंगे। और देखो ये बिल्कुल रिटर्न की टेबल का जो साइज है उतनी ही रोज निकाल के देगा, 1079। समझ गए। तो 1079 मेरे रिकॉर्ड ऐसे हैं जो रिटर्न हुए हैं। तो जो आपके पास रिटर्न ऑर्डर करके जो मैंने एक टेबल बनाई थी पूरी, जिसमें लेफ्ट ज्वाइन किया था 25728 ऑर्डर्स थे, इसमें से सिर्फ मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो मेरे रिटर्न यस हुए हैं। तो यहाँ पर रिटर्न ऑर्डर कॉलम नेम इज इक्वल टू यस, ये कंडीशन है, और कंडीशन पास कर दी मैंने उस डेटा फ्रेम के ऊपर। ठीक है, कंडीशनल इंडेक्सिंग के थ्रू मैंने फाइंड आउट कर लिया जो जो मेरे ऑर्डर रिटर्न हुए। ठीक है, बात है प्रिंट का डेटा फ्रेम समरी, तो ऑब्वियसली रिटर्न, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनको से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
कितने कॉलम्स हैं, तो 25728 कॉलम है, 0 से लेकर इंडेक्सिंग ये है, क्या क्या डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट है, क्या साइज है, फ्लोट ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम रिटर्न, तो देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर एक चीज देखो, इनको क्यों चेक करवाइए कि रिटर्न की जो डेटा टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझ गए। तो वो रिटर्न की डेटा टाइप मुझे अब क्या करनी है, मुझे अब स्ट्रिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो कैसी नैन है, या तो नैन है या फिर क्या है, यस है। तो यस तो मेरी स्ट्रिंग होती है, समझना मेरी बात को, यस तो मेरी स्ट्रिंग है, और कैपिटल एन स्मॉल ए कैपिटल एन, ये जो नैन है, इस तरह का नैन लिखा हुआ होता है, इसकी मैंने बताया था नॉट ए नंबर, एक प्रीडिफाइंड इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है नैन, तो जहां भी इसको नल देना होता है तो पाइथन हमारा कैसे देता है, नैन देता है। अब मैं चाहता हूं, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट टाइप का, और ये हो गया मेरा स्ट्रिंग टाइप, तो मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि इसकी डेटा टाइप क्या हो जाए, स्ट्रिंग हो जाए, तो कैसे करूंगा, देखो स्ट्रिंग होते ही क्या होगा, स्ट्रिंग होते ही जो ये नैन कैपिटल वाला है ये हो जाएगा स्मॉल के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ये हो जाएगा इस तरीके से, समझ गए कैसे करते हैं, देखो चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम रिटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे पता लगाना है कौन सा मुझे वो करना है, तो रिटर्न इस कॉलम का वो चेंज करनी है डेटा टाइप, तो ठीक है, रिटर्न ऑर्डर रिटर्न, इसके अंदर होता है एक एस टाइप, ठीक है ना, ए एस टाइप, तो भाई किस ए एस टाइप मतलब किस टाइप की आपको डेटा टाइप्स करनी है, तो मैं यहाँ पास कर दूंगा एस टी आर। अब देखो यहाँ पर अगर आप ना किसी भी टाइप की डेटा टाइप लिख सकते हो, जिस भी टाइप पे आप कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर आई एन टी लिखते हो तो वो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि जो ये नैन है, ठीक है ना, ये आपका स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, कास्टिंग के वही फिर सिंपल फॉर्मूले हैं कि अगर 15 इस तरह से लिखा है तो ये क्या स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर एन इस तरह से लिखा है तो इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो सिंपल से वही कास्टिंग के फिर वो है। तो मैंने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ रिटर्न ऑर्डर्स, तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो ये स्मॉल में आ गया पहले, क्या डेटा टाइप चेंज हुई है, तो डेटा टाइप चेंज चेक करने के लिए मुझे कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनको, क्योंकि इनको में ये रिटर्न का क्या बता रहा था, ऑब्जेक्ट बता रहा था, तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, डॉट इनको जैसे मैं देखूंगा, तो चल कुल मिला के स्ट्रिंग टाइप का हो गया है, ठीक है ना। अब बात आती है कि रिप्लेसिंग द नैन वैल्यू विद नो इन द कॉलम रिटर्न, जो आपकी नैन वैल्यू है, तो नैन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, नैन क्या है, आप लोग पाइथन सीख रहे हो, आप कोर्स कर रहे हो, तो आपको पता है कि नैन का मतलब पाइथन के अंदर होता है कि नॉट ए नंबर, लेकिन असल में यूजर को जो है, मतलब जो एंड यूजर है उसको नहीं मतलब है कि नैन ही क्या है, उसको तो ये होना चाहिए रिटर्न, अगर यस है तो हुआ है, नो है तो नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो आपको कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर वो कहता है रिप्लेस कर दो नैन वैल्यू को नो से, ठीक है, तो कैसे करोगे, जैसे पहले करते हैं लैम्डा फंक्शन के थ्रू अप्लाई लगाकर, ठीक है, तो कैसे करेंगे, रिटर्न ऑर्डर रिटर्न, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें चेंज करना है मुझे, रिटर्न ऑर्डर रिटर्न डॉट, ठीक है, अप्लाई, अप्लाई में क्या करना है, लैम्डा लगा दूंगा, एल एम लैम्डा एक्स, ये मुझे एक एक वैल्यू उठा के देगा, तो यहाँ पर करते नो, नो लिख देता हूँ, ठीक है, नो कब आए, नो इफ एक्स इज इक्वल टू नैन, ठीक है ना, एल्स
यस। तो ये क्या करेगा, रिटर्न ऑर्डर से जो रिटर्न है वहां से एक वैल्यू उठाकर एक्स के अंदर देगा, एक्स में अगर उसको आया नैन तो कर देगा नो, और नहीं तो कर देगा यस, यानी यस को यस से रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं देखता हूँ मॉडिफाइड करके, तो सॉरी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो देखो ये आ गया, अब मेरी टेबल जो है वो बन के आ गई, रिटर्न में जहाँ यस है वहाँ यस आएगा, जो नो है तो नो आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो मैंने एक यहाँ पर चीज करी थी, ये मैंने यस निकाले थे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। तो जब यस थे तो मेरे रिकॉर्ड कितने आ रहे थे, 1079, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं इधर लिख लेता हूँ, यस वाले रिकॉर्ड है मेरे 1079, ठीक है। और टोटल मेरे ऑर्डर कितने हैं, टोटल ऑर्डर है 2572, टोटल ऑर्डर है 2572। तो जब इसे माइनस करोगे तो ये लगभग आएगा, 24 11 8 में से 9 गए, 18 में से 9 गए 9, और 11 में से 7 गए तो 4 6, ठीक है, ये आएगा। और देखो अगर मैं 9 निकालता हूँ तो उसी में यस की जगह अगर मैं नो कर दूँ, मैं रन कराऊँ, मेरे कितने रिकॉर्ड आएंगे, 24649, 24649 मेरे नो नो के रिकॉर्ड, यानी मेरा डेटा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यस मैं कर रहा हूँ तो यस वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं, नो कर रहा हूँ तो नो वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ करा रिटर्न ऑर्डर, ये जो मेरे चेंजेस हो गए, मेरे सारे कॉलम्स के अंदर, सारी रोज के अंदर चेंज हो गए। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। तो मर्जिंग कैसे करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपेंड की, तो मैंने दूसरी प्रॉब्लम बताई, ठीक है ना। भाई एक कॉलम है, उस कॉलम के नीचे जो है वो दूसरा कॉलम ऐड हो जाए, तो वो देखो क्या है, ये मुझे दो डेटा फ्रेम है, रन करा देता हूँ। अपेंड द रो ऑफ डेटा फ्रेम वन और डेटा फ्रेम टू। पहले डेटा फ्रेम वन चेक करता हूँ, तो डेटा फ्रेम वन है मेरा ये, यहाँ पर देखो 0123 अमन जॉय रश्मि शेफ एज जेंडर, और अगले जो दूसरा डेटा फ्रेम है उसमें भी यही है, नेम एज जेंडर। तो ये तीन अलग डेटा का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये दूसरे डेटा रिकॉर्ड है। तो मैं चाहता हूँ ये आपस में क्या हो जाए, अपेंड हो जाए, ठीक है ना। तो नीचे अपेंड करने के लिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो है अपेंड, ठीक है। और अपेंड में सिंपली आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम वन डी एफ वन डॉट अपेंड, बताओ भाई किसके साथ, डेटा फ्रेम टू, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा मेरे डेटा फ्रेम अपेंड हो जाएंगे, और इंडेक्सिंग देखो 0123 012 उसी से आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट ये अपेंड हुए, शो हो रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से कि डेटा फ्रेम जो है वो मैंने अपेंड करके इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अगर मैं करूँ डी एफ थ्री इज इक्वल टू, रन कराऊंगा तो ये भी मेरा क्या आ गया, ये एक नया डेटा फ्रेम मुझे अपेंड करके दे देंगे, ठीक है ना। तो अगर मुझे नीचे अपेंड करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, डेटा फ्रेम वन डॉट अपेंड डेटा फ्रेम टू, इस तरह से मेरे डेटा फ्रेम क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हाँ, ये एक डेटा फ्रेम थ्री आया, और ये मेरा डेटा फ्रेम अपेंड हो गई, ये मेरा अनदर डेटा फ्रेम है डी एफ वन वन। तो जो ये डेटा फ्रेम है डी एफ वन और डी एफ थ्री के साथ, देखो अब क्या है, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे ये जो अपेंड हुआ है, तो जिस भी डेटा फ्रेम के साथ आपने अपेंड लगाया वो डेटा फ्रेम अपेंड हो गया डी एफ वन। तो जैसे आप डी एफ वन करोगे तो ये अभी क्या शो कर रहा है, मेरा डेटा फ्रेम अपेंड नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही डेटा फ्रेम थ्री के अंदर स्टोर कराओ, पूरी ले लेता हूँ, नीचे मैंने वो ले रखा है। तो अब जो डेटा फ्रेम डी एफ फोर जहाँ भी यूज करोगे वो दोनों अपेंड होकर आ गए, ठीक है। तो जो दो डेटा फ्रेम थे मेरे, मेरा क्या था, एक था डी एफ वन, एक था डी एफ टू, अपेंड करने के बाद मेरा नया फ्रेम तैयार हुआ, दैट इज डी एफ थ्री, सॉरी डी एफ फोर, ठीक है। अब एक नया डेटा फ्रेम है डी एफ थ्री, वो कहते हैं वो कुछ कर दो डी एफ वन के साथ, ठीक है।
तो जब भी आप अपेंड करते हो तब तक आप किसी में स्टोर नहीं कराते, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होता। तो कह रहा कॉन्कैटिनेशन द डेटा फ्रेम df1 एंड df3। तो कैसे करोगे, अगर कॉन्कैटिनेशन करना है तो pd डॉट कॉनकैट, पांडास का फंक्शन है कॉनकैट, और इसके अंदर आप डेटा फ्रेम पास कर दोगे। तो मैंने करा df1 df3। तो जैसे इसको कॉन्कैट करूंगा तो सिंपल वार्निंग में कोई बात नहीं, तो इसने ये आपको डेटा फ्रेम को वो करके दे दिया है, ठीक है ना। करा क्या है इसने, जब इसने कॉन्कैटिनेट कराया है तो ये देखो डेटा फ्रेम वन जो आया वहां से एज जेंडर आया, तो उसको है अंदर, और नेम, ग्रेजुएशन और स्कूल की कोई उसके अंदर डिटेल नहीं थी, तो वहां पर नैन वैल्यूज ले आया। तो पहले इसने डेटा फ्रेम वन का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करा थ्री तक, फिर ये डेटा फ्रेम थ्री का लाया। डेटा फ्रेम थ्री में दो रिकॉर्ड हैं, स्कूल और ग्रेजुएशन के, और यहाँ पर नेम, एज और जेंडर की कोई भी डिटेल नहीं है, तो यहाँ क्या आ गया, नन आ गया। लेकिन आप इस तरह से नहीं चाहते हो, समझ में आ गई बात ये। आप क्या चाहते हो, चार ये एज आए, फिर जेंडर आ जाए, फिर नेम आए, और नेम के बाद ये जो चार ग्रेजुएशन मार्क्स हैं ये यहाँ पर सेट हो लाइन से, ठीक है ना। ये जो चार स्कूल के नाम हो ये यहाँ पर नेम की जगह है, तभी तो मेरी चार रोज पूरी कंप्लीट होंगी। ये समझ में आ गई बात ये। तो वो कैसे देखते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्कैटिनेट द डेटा फ्रेम अक्रॉस कॉलम, ये कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, ऊपर वाले को ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। तो यहीं पर एक पैरामीटर होता है कॉमा एक्सिस। तो एक्सिस यहाँ पर आपको देखो दो वैल्यू होती है, जीरो और वन। जीरो होती है रो के हिसाब से, तो रो के हिसाब से ऊपर हो चुका है, जैसे मैं जीरो करूंगा तो ये मेरा जीरो के हिसाब था, रो के हिसाब से मेरी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ। तो कॉलम के लिए होता है वन, तो जैसे ही आप वन दोगे तो ये आपका डेटा बन के तैयार हो गया। नेम, एज, जेंडर, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसने स्कूल लगा दिए, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसने ग्रेजुएशन मार्क्स बता दिए। तो इस तरह से दो टेबल आपस में कॉन्कैटिनेट हो गई हैं। बस इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन सिंपल ये है, देखो मर्ज करने में एक चीज थी कि दोनों में एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। मर्ज में कंडीशन क्या थी, मर्ज के अंदर कंडीशन थी कि वन कॉलम जो होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एसक्यूएल या डीबीएमएस की, तो बेसिकली समझ लो कि एक की प्राइमरी की दूसरे की फॉरेन की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये आप क्या कर पाओगे, मर्ज कर पाओगे, ठीक है। लेकिन कॉन्कैटिनेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम और रोज जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। कॉलम्स आपके इक्वल होने चाहिए कि भाई इसमें जितनी रोज का डेटा दिया उतनी रोज का डेटा इसके अंदर होना चाहिए, रोज जो है आपकी सेम होनी चाहिए। तो ये मैप हो जाएंगे, तो वो उनकी वैल्यू को सेट कर देगा। अगर नहीं मिलेगा डेटा तो वो वहां क्या कर देगा, वो वहां पर नल सेट कर। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, डेटा फ्रेम थ्री के अंदर मैं एक मार्क्स कम कर देता हूँ, ठीक है। तो रन, तो देखो इसने क्या दिया, एरर जनरेट कर दिया। एरर यहाँ भी एक कम दे देता हूँ, फिर वो दिक्कत होगी। यहाँ पे है, ठीक है। एरर इसलिए जनरेट कर रहा है क्योंकि दोनों तीन तीन नीचे हैं। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर रन करूंगा तो ये तो वही है, नल नल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर लास्ट वैल्यू वैल्यूज क्या कर दी, नल। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको सारे रिकॉर्ड चाहिए तो जितनी नंबर ऑफ रो इसके अंदर है उतनी नंबर ऑफ रोज का रिकॉर्ड इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। इंडेक्स ऐसे ही रहेगी, इंडेक्स ऐसे ही रहेगी। इंडेक्स क्या करोगे, कोई भी कॉलम उठा के उसे ऐसे इंडेक्स बना दोगे, समझ गए। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि नेम को इंडेक्स बना देता हूँ, तो नेम को इंडेक्स बना दो, इस तरह से, ठीक है। भाई ये तो एक एग्जांपल लिया, अगर कोई आपके पास रिकॉर्ड होगा तो ऑब्वियसली टेबल के अंदर एक रोल नंबर नाम का कॉलम होगा, तो रोल नंबर को ऐसे लास्ट में क्या बना दोगे, इंडेक्स बना दोगे, ठीक है। क्लियर है, ओके। वेदर वाला डेटा है क्या? एक डेटा सेट और पड़ा, उसका एग्जांपल। एक मिनट होल्ड करना ना सर, पर ये भी तो लेफ्ट ज्वाइन है ना। हाँ लेफ्ट ज्वाइन, जब टेस्ट लूंगा ना तब बताइए लेफ्ट ज्वाइन क्या।
बेटा स्क्रीन होल्ड करिए, 1 मिनट रुक जाओ ना। एक मिनट रुको, एक मिनट डेटा सेट उठा लो बस। आज आपको मैं एक एक्सरसाइज दूंगा, बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, मतलब आप लोग करना उसको, मजा आएगा। तो क्विज कब डिस्कस करोगे बेटा? टाइम ही नहीं मिला, सही होता है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस वीक में तुम्हारा कंप्लीट कैसे होगा। मेरे सर पहले कंप्लीट कर दो इस वीक में। भाई वीडियो ना मेल ही करूंगा एक साथ। भाई मेरे को सच में समय नहीं लग रहा। ये मैंने ना ऐसे ही शुरू किया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, तुम लोगों ने वो मान लिया इसको अधिकार के साथ रिकॉर्डिंग दे दूंगा। हाँ एक बार चेक करो, वो आ गई, स्क्रीन आ गई। हाँ ठीक है। तो देखो ये एक वेदर डेटा है मेरे पास, वहाँ का ऑस्टन सिटी का है, 2010 से लेकर 2010 में जो है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का सारा डेटा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर पॉइंट हुआ है और व्यू पॉइंट है, प्रेशर है, डेट एंड टाइम, ठीक है ना। डेट एंड टाइम अगर मैं चेक करूंगा तो 1/1/2010 से लेकर और लास्ट अगर मैं चेक करूंगा तो 31/12/2010 तक है। और पर आवर्स का डेटा इसमें यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन किया है, यानी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, ठीक है ना। तो इस डेटा को, ये इस तरह का डेटा जो कहलाता है, इस तरह का डेटा कहलाता है टाइम सीरीज डेटा, ठीक है ना। ये टाइमली एक सीरीज बनी हुई है और उस टाइम सीरीज के अंदर आपने एक डेटा स्टोर किया है, ठीक है ना। तो अक्सर आपसे डिस्कशन होगा, क्योंकि डेटा को समझना बहुत जरूरी है। जब तक डेटा एनालिसिस करोगे, डेटा एनालिसिस से पहले डेटा, आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? सर ये डॉट पी वाई फाइल को डॉट ई एक्स में कैसे चेंज कैसे करें, इसे बिल्ड कैसे करें? वाह, प्रोजेक्ट भी बना दिया पाई में तुमने। मतलब जो प्रोजेक्ट बनाएगा कोई डॉट ई एक्स फाइल किसी सॉफ्टवेयर की तो बनाएगा। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने कोई सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन बनाना बताया था। तो बताएंगे, तो अभी दो तीन सोच रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो, तो टाइम सीरीज डेटा का किस तरह से हैंडल करते हैं, कैसे करेंगे? तो सिंपल वही है, EXE फाइल डॉट CSV फाइल को रीड करना है, उसके साथ कैसे काम करते हैं। तो एक जस्ट छोटे से एग्जांपल के साथ मैं समझा देता हूँ टाइम सीरीज डेटा को भी किस तरह से हम उसके साथ काम करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक वो बना लेता हूँ, वेदर, वेदर इज इक्वल टू डेटा फ्रेम बनाते हैं, तो PD डॉट CSV, इसके अंदर मैं CSV फाइल रीड कर लेता हूँ, वेदर डॉट CSV, ठीक है।
चेक कर लेते हैं डेटा फ्रेम को। वह तो जब मैं इसको रन कराऊंगा ये रिलीज होगी। ठीक है, अगर तो देख लेते हैं तो ये मेरा डेटा उठ के आ गया। ठीक है ना। तो अभी जो डेट एंड टाइम आया है वो आया है मेरा, ये आ गया ईयर, मंथ, डेट। ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हो ये डेट टाइम की फॉर्मेट में आए तो कॉमा पास अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल, यहाँ पर आप पास कर दोगे टाइम। ठीक है, पास स्लाइडर में ले जाएंगे यहाँ पर टाइप पास डेट्स, पास डेट में पास कर दिए तो देगा। ठीक है, run कराया। अब देखो पूरा डेट एंड टाइम, पहले क्या है सिर्फ टाइम लिखा रहा था, अब पूरा टाइम जो है वो आवर्स, मिनट और सेकंड की फॉर्म में आ गया, और डेट हमारी जो आ गई वो आ गई इस फॉर्मेट में। पहले क्या है सब एक साथ लिखा रहा था, तो पहले मैंने लिख दिया था, तो ठीक है ना। तो मैंने पास्ट डेट्स की फॉर्म में कर दिया, तो डेट जो है वो, और यहाँ पर आ गया कॉलम का नाम कि कौन सा जो है पास्ट डेट फॉर्म में करना है। तो मैंने कॉलम का नाम दे दिया कि भाई इस कॉलम को वो डेट की फॉर्म में, डेट एंड टाइम की फॉर्म में क्या कर दे, पार्स कर दे। ठीक है बेटा। तो ये मैंने सीएसवी फाइल को रीड कर लिया, डेट एंड टाइम में इससे पार्स भी कर लिया। ठीक है ना, मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो 8759 रिकॉर्ड्स हैं, 4 रोज हैं। ठीक है। अब देखते हैं, रीड द डेटा फ्रेम विद टाइम वेरिएबल इन करेक्ट फॉर्म। ठीक है ना, करेक्ट फॉर्म मतलब क्या, वही पार्स वाला फॉर्म है, तो करेक्ट फॉर्म यही होगी कि डेट वाली फॉर्म में आप कैसे रीड करते हो। ठीक है ना, तो ये करेक्ट फॉर्म हो गई। अगर आप ये नहीं करते हो, मतलब मैं ये नहीं करता हूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया रन, तो आपका ये जो आया, ये आया इस फॉर्म में डेटा। ठीक है ना। तो करेक्ट फॉर्म में अगर देखना है, भाग ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये रिकॉर्ड मेरा इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, रीड द डेटा फ्रेम फिर डेट टाइम वेरिएबल इन द करेक्ट फॉर्म एज एन इंडेक्स। ठीक है ना, अगर उसको इंडेक्स बनाना है तो इंडेक्स आप बना दो। ठीक है। डिलीट द इंडेक्स लेबल भी आप कर लोगे, लेबल इंडेक्स वगैरह तो सेट कर लोगे। फैच द एंट्री फ्रॉम द डेट। अब ये जो है ना इस डेट की एंट्री करनी है, तो ऑब्वियसली देखो 24 घंटे है तो 24 एंट्रीज इसकी आएंगी, तो कैसे करोगे, वेदर इज इक्वल, वेदर डॉट, तो लोकेशन बतानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको इंडेक्स बना देता हूँ, वेदर डॉट सेट इंडेक्स, इसको बनाना है डेट अंडरस्कोर टाइम। तो डेट टाइम हो गया, कॉमा इंक्रीज और कर देता हूँ, इंक्रीज इज इक्वल टू ट्रू। इंक्रीज हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर वेदर को चेक करूँ, तो ये मेरी डेट एंड टाइम हो गया, और ये मेरी इंडेक्स भी हो गई। ठीक है ना। तो अब इस इंडेक्स के हिसाब से मुझे यहाँ पर पास करना है कि मुझे फरवरी का सारा रिकॉर्ड निकाल के दे लोकेशन। तो एल ओ सी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं पर पास करूँगा जो भी मुझे चाहिए। तो मुझे चाहिए ये डेटा, कॉपी, हाँ।
तो ये मुझे फरवरी का सारा डेटा निकाल के मिलेगा। देखो रात के 12 बजे से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और 5 फरवरी 2010, ठीक है ना। तो चाहो तो डेट इस फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हो, और चाहो तो जो ऊपर लिखा है उस फॉर्मेट में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये कर दिया कम, तो भी क्या आ गया हमारा डेटा इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। लोकेशन, ठीक है। दूसरा है, अगर आप यहाँ पर टाइम देते हो तो टाइम भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। टाइम भी आ जाएगा कि भाई मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम तक चाहिए, ठीक है। आगे एग्जांपल लेता हूँ मैं। स्लाइस ऑल द एंट्रीज बिटवीन 9 AM टू 10 PM 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर की मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए, सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। अब देखो एक ही डेट के अंदर क्या है, टाइमिंग का भी आ गया, तो कैसे करेंगे। वेदर डॉट LOC, तो सिंगल कोट्स, तो बताओ भी क्या चाहिए। तो अभी मैंने ऊपर दिया 2010, अक्टूबर हो गया मेरा 10, डेट हो गई 11, स्पेस कब से चाहिए, 09 कॉलम 00 कॉलम 00, क्योंकि डेट एंड टाइम में मैंने कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है ना। स्लाइसिंग, ठीक है, कहाँ तक चाहिए, 2010, 10 11, सेम डेट, और टाइम है मेरी जो है वो है 22। तो ये क्या है, आप यहाँ पर देखोगे 0 से 24 के आवर्स में चलता है, तो ये मैंने डेट एंड टाइम दे दिया, जैसे मैं रन कराऊंगा तो ये देखो 9 बजे से शुरू हुआ होगा, और 11 अक्टूबर 11/10/2010 का डेटा है, और ये कब तक देगा, ये आपको 22 बज के यानी कि रात के 10 बजे तक ये सारा डेटा दे देगा। तो टाइम सीरीज डेटा को हम इस तरह से मतलब टैकल करते हैं। सेम वैसे ही है, जहाँ सारे काम वहाँ करते थे वही सारे काम यहाँ करते हैं। स्लाइसिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, वो सारा डेटा निकाल देंगे। डेट, खाली डेट दोगे तो पूरी डेट कर देगा, डेट से डेट के बीच का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। डेट से डेट के बीच का, जैसे मान लो मुझे निकालना है, स्लाइस ऑल द एंट्रीज बिटवीन 15 टू 31 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर का डेटा निकालना है, ठीक है। तो वेदर डॉट LOC, ठीक है। तो बताओ कहाँ से शुरू करना है, तो 2010 अक्टूबर हो गया, अक्टूबर ये ना, हाँ तो अक्टूबर हो गया 10, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ 10, 2000 कब से, 15 से, ठीक है। कहाँ तक का, कहाँ तक का निकालना है, तो फिर सिंगल कोड 2010, 10 और 31, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, हाँ, इस अक्टूबर, तो सॉरी 2000 की देखा है 2010, ठीक है। तो ये मुझे क्या कर रहा है, देखो यहाँ से 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 15 अक्टूबर रात वही जब से शुरू होता है 12 बजे से, और ये देखो लास्ट रिकॉर्ड जिसने मेंटेन करा है वो ये करा है 31/10/2010 तक का, तो सारा रिकॉर्ड इसने निकाल कर दे दिया। तो आपको डेटा चाहिए बिटवीन टाइम, बिटवीन डेट्स, ये सारा डेटा जो है आप टाइम सीरीज के थ्रू निकाल सकते हो। प्लॉट द ट्रेंड ऑफ द डेटा फॉर द एंट्री अबव, तो प्लॉट करना है तो प्लॉट कर देते हैं, कैसे करोगे। ये जो ऊपर में दिया है मैंने, इसी का प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना। तो 15 से 20 दिसंबर के बीच में क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया दिसंबर के अंदर, इसका मैं कर देता हूँ BC, बेसिकली अक्टूबर का देता है, ओ ओके, ऑक्टल के लिए, ठीक है। 1 मैं टेम्परेचर का देखता हूँ, तो इसके अंदर तो सारे कॉलम्स हैं। टेम्परेचर कॉपी कर लेते हैं, टेम्परेचर में देखते हैं कि कैसे कैसे ऊपर नीचे लगेगा, ठीक है। टेम्परेचर डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार और पीएलटी डॉट शो, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, ओ एड पीएलटी इज नॉट डिफाइंड, पीएलटी के लिए मैं IMPORT इंपोर्ट मैथ प्लॉट नेट डॉट पी वाई प्लॉट एज ये,
मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, इसलिए मतलब वो पाइथन की लाइब्रेरी को फैच करने में टाइम लेता है। आप लोगों का सिस्टम इतना टाइम नहीं लेगा। यहाँ पर ये डमरू बना आ जाता है जब भी प्रोसेसिंग में हो रहा होता है, तो दो तीन चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसने एक ग्राफ जनरेट करके दे दिया, डेट एंड टाइम के बीच का टेम्परेचर का डेट एंड टाइम है। तो इसने मुझे बता दिया कि ये जो ग्राफ है किस तरह से ये टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। लाइन चार्ट जो है, ठीक है, ये लाइन चार्ट है, ठीक है। तो ये आपका लाइन चार्ट बन गया, तो ये यहाँ पर लाइन चार्ट इस तरह से दिखा, ठीक है बेटा। तो टाइम सीरीज डेटा के साथ और आप कुछ काम करना चाहते हो तो ये भी मैं आपको एक्सेल फाइल भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो टाइम सीरीज डेटा जो है वेदर डेटा के साथ आप और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो? 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 ठीक है सर, पर प्रॉब्लम है। हेलो? हेलो? नेटवर्क इशू है। हेलो? हेलो? हाँ, आ गई आवाज, आ गई संकल्प? स्क्रीन आ रही है बेटा? मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहता था। हाँ आ गई, चलो ठीक है। तो देखो, आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये टेस्ट नाम का जिप फोल्डर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। है क्या इसके अंदर? तो इसके अंदर एक सीएसवी फाइल है। इस सीएसवी फाइल के अंदर बहुत सारी मूवीज का डेटा है और बहुत सारे कॉलम्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना। ये है इसके अंदर ये आई पाइथन की फाइल, और इसके अंदर ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में मैंने टिप्स भी दे रखे हैं और स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। रेड कलर में मेरे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो
जैसे शुरू के 2 क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लोगे, उन 2 क्वेश्चन सीएसवी फाइल को रीड करने के बाद उसके बाद आपको ये काम करना है, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा ये कॉलम सारे ड्रॉप करने हैं तो ड्रॉप कर देना, ड्रॉप के लिए ड्रॉप फंक्शन यूज होता है, ठीक है ना? डेटा फ्रेम ड्रॉप ड्रॉप लिस्ट ऑफ अननेसेसरी कॉलम मैंने हिंट भी दे रखा है, ठीक है ना? उसके बाद नया फ्रेम के कॉलम्स कितने हैं और उसके बाद फिल नन नैन वैल्यूज मैंने कहा है, लैम्डा फंक्शन लगेगा, ठीक है? ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? रन, ठीक है? ये 5th क्वेश्चन है। ऐसे ही आगे आपको बता रखा है नया कॉलम बनाना है, नया डेटा फ्रेम बनाना है, टॉप 10 एलिमेंट लगाने हैं। कुल मिला के एक अच्छी एक्सरसाइज है ये, और इसमें 9 क्वेश्चन है और आपको अच्छा टाइम लगेगा इसमें। लगभग आप शांति से बैठो, कम से कम आपको आधा पौन घंटा तो नहीं, मतलब मेरे हिसाब से 1 घंटा लग जाना चाहिए। अगर आप ढंग से करोगे पुराना सारा रिवीजन हो जाएगा पांडास का। इसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट मैंने मतलब को सोचे हैं कि कुछ नई चीजें भी हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस एक्सरसाइज को करके, ठीक है? कर लोगे ना इसको? अगर नहीं करनी है तो बता दो। हाँ यस सर, हाँ बहुत बढ़िया। तो बस ये मैं अभी 15 मिनट के अंदर अंदर गूगल क्लासरूम पे डाल रहा हूँ। तो आज की पाइथन फाइल्स भी डाल दूंगा, इसका ये टेस्ट नाम का फोल्डर डाल दूंगा एक, ठीक है? और ये कोई टेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे टेस्ट मत लो, अपनी प्रैक्टिस के लिए करो, ठीक है? जो करेगा अच्छा है, जो नहीं करेगा उसका भी अच्छा है, ठीक है बेटा? ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे ईडीए, ठीक है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। कल हम वो डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली सीखेंगे, ठीक है बेटा? और किसी की कोई क्वेरी?